coming for you. बहुत समय पहले 1800 के दशक में एक ऊंचा ग्रे रंग का लाइट हाउस समुद्र के पास एक चट्टानी चट्टान पर खड़ा था। इसकी चमकदार रोशनी जहाज़ों को खतरनाक पानी से सुरक्षित रास्ता दिखाने में मदद करती थी, खासकर अंधेरी और तूफानी रातों में। इस लाइट हाउस का आखिरी रखवाला एक शांत स्वभाव का आदमी था जिसका नाम थॉमस था। वह वहाँ अकेले रहता था और बड़ी चमचमाती रोशनी का ध्यान रखता था। 10 साल तक उसने यह सुनिश्चित किया कि रोशनी कभी बंद न हो। लेकिन एक तूफानी रात कुछ अजीब हुआ। थॉमस गायब हो गया। जब तूफान खत्म हुआ तो लोगों ने देखा कि लाइट हाउस की रोशनी बंद थी। एक खोजी दल जांच के लिए गया, लेकिन थॉमस का कहीं पता नहीं चला। उसका छोटा सा घर साफ सुथरा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस एक सुराग था। डेस्क पर पड़ी उसकी नोटबुक। उसकी आखिरी लिखी हुई बात थी, रोशनी तेज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। यह है सारा, एक जोशीली और जिज्ञासु स्वभाव वाली युवती जिसकी उम्र लगभग 28 साल है। उसे समंदर की कहानियों में हमेशा दिलचस्पी रही है, हालांकि उसने इसे हमेशा किनारे से ही देखा है। लेकिन उसकी ज़िंदगी तब अचानक बदल जाती है जब उसे एक दूर के रिश्तेदार से एक सदियों पुराना लाइट हाउस विरासत में मिलता है, जिनसे वह मुश्किल से परिचित थी। एक ठंडी सुबह उसे एक पत्र मिलता है जिसमें एक चाबी और नक्शा भी होता है। इस रहस्य से रोमांचित होकर सारा तय करती है कि वह अपनी व्यस्त शहर की जिंदगी छोड़कर इस नए अध्याय को तलाशेगी। उसके दिल में कई भाव होते हैं, लाइट हाउस के इतिहास को जानने का उत्साह, लेकिन इसके अलग थलग स्थान और डरावनी कहानियों को लेकर हल्की झिझक भी। एक बैग कंधे पर टांगे और हाथ में एक जर्नल पकड़े सारा छोटे से द्वीप पर कदम रखती है। दूरी पर लाइट हाउस खड़ा है, ऊंचा और ग्रे रंग का। इसकी पुरानी दीवारें गरजती लहरों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हैं। हवा उसकी काली जुल्फों को उलझा देती है जब वह अपनी विरासत की ओर पहला कदम बढ़ाती है। सारा एक दृढ़ और संसाधनशील युवती है, हालांकि उसे पता नहीं कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। वह चुनौती का सामना करने, लाइट हाउस के रहस्यों को खोजने और उस रिश्तेदार से जुड़ाव महसूस करने के लिए तैयार है जिसे उसने कभी नहीं जाना। लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं है कि यह लाइट हाउस सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी समेटे है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। जैसे ही सारा लाइट हाउस में रहने लगती है, शुरू के कुछ दिन वह उत्सुकता और खोजबीन में बिताती है। वह सामान खोलती है, समुद्र के अंतहीन नज़ारों को देखती है और एक पुराने कैबिनेट में मिली लॉग बुक्स के पन्ने पलटती है। लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी समझ से बाहर बातें जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक शाम जब वह फायरप्लेस के पास अपनी जर्नल लिख रही होती है, कमरे की लाइट झपकने लगती है। शुरुआत में वह इसे पुरानी वायरिंग की गलती समझती है, लेकिन यह दोबारा होता है इतनी देर के लिए कि उसकी नज़र उस पर टिक जाए। फिर रोशनी स्थिर हो जाती है। वह इसे अनदेखा कर देती है, खुद को यकीन दिलाते हुए कि यह सामान्य बात है। फिर फुसफुसाहटें शुरू होती हैं। रात में जब सारा बिस्तर पर लेटी होती है, उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे हवा में दूर से कोई बातें कर रहा हो। वह चौंक कर उठकर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ लहरों की आवाज़ सुनाई देती है जो चट्टानों से टकरा रही होती हैं। यह सिर्फ हवा का खेल है। वह बुदबुदाती है और कंबल को और करीब खींच लेती है। सबसे अजीब है ठंडी हवाएं। दिन के समय तो सब ठीक रहता है, लेकिन शाम को अचानक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घूमता है, जबकि खिड़कियां पूरी तरह बंद होती हैं। एक रात जब वह घुमावदार सीढ़ियों से लाइट रूम की ओर जा रही होती है, तो एक ठंडा झोंका उसके पास से गुजरता है, जिससे वह कांप जाती है। यह अजीब लगता है, जैसे अभी अभी वहाँ कोई था। इन घटनाओं के बावजूद सारा खुद से कहती है कि वह बेवजह घबरा रही है। वह इन सबको अपनी कल्पना का खेल मानती है,
जो लाइट हाउस की अलग थलग जगह और शांत माहौल की वजह से बढ़ गई है। वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, इस बेचैनी पर ज्यादा ध्यान न देने के लिए। लेकिन उसके दिल के एक कोने में वह सोचती है, क्या हो अगर यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लाइट हाउस में होने वाली अजीब घटनाएं और भी तेज होने लगी। सारा अब यह नकार नहीं सकती थी कि यहाँ कुछ असामान्य हो रहा है। जो पहले मामूली संयोग लगते थे, अब एक जानबूझकर की गई उपस्थिति जैसे महसूस होने लगे। एक ऐसा एहसास जिसे वह समझा नहीं सकती। यह सब परछाइयों से शुरू होता है। एक शाम जब सारा लाइट हाउस में मिली एक पुरानी किताब पढ़ रही होती है, तो वह दीवार पर कुछ हलचल देखती है। वह ऊपर देखती है, ये सोचते हुए कि परछाई कहाँ से आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कमरा शांत है, सिवाय नीचे टकराती लहरों की आवाज़ के। वह इसे अपनी थकी हुई आंखों का वहम मानकर फिर से पढ़ने लगती है, लेकिन परछाइयाँ बनी रहती हैं, कमरे के कोनों में हिलती हैं, और जैसे ही वह उन्हें सीधे देखने की कोशिश करती है, गायब हो जाती है। इसके बाद कदमों की आवाज़ शुरू होती है। देर रात जब सारा बिस्तर पर होती है, तो वह सुनती है, धीमे लेकिन साफ, लकड़ी की फर्श पर चलने की आवाज़ ठीक उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर। पहले तो उसे लगता है कि यह हवा है या पुरानी इमारत की आवाज़ है, लेकिन यह आवाज़ बहुत साफ है। यह लयबद्ध है, जैसे कोई इधर उधर टहल रहा हो। हिम्मत जुटाकर वह टॉर्च उठाती है और दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह चीज़ें और भी अजीब हो जाती हैं। जब सारा किचन में जाती है, तो देखती है कि कुर्सी, जिसे वह हमेशा टेबल के नीचे करीने से रखती है, खींचकर खिड़की की ओर घुमा दी गई है। एक मग, जिसे उसने रात में काउंटर पर रखा था, अब सिंक में है और पानी से भरा हुआ है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन वह खुद को समझाती है कि यह सब उसने गलती से किया होगा। अब तक फुसफुसाहटें वापस आ चुकी हैं, और इस बार वे और तेज हो गई हैं। वे अब हल्की आवाज़ें नहीं हैं जो हवा में खो जाती हैं, बल्कि नरम, लगभग इंसानी आवाज़ें हैं जो दीवारों से आती हुई महसूस होती हैं। एक दोपहर जब सारा भंडारण कक्ष में कुछ पुरानी चीज़ें व्यवस्थित कर रही होती है, तो वह अपने नाम को सुनती है, बिल्कुल साफ, पीछे से कोई पुकारता हुआ। वह तेज़ी से मुड़ती है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, लेकिन कमरा खाली होता है। फिर एक तूफानी रात में सब कुछ चरम पर पहुंच जाता है। जैसे ही गरज लाइट हाउस को हिला देती है और खिड़कियों पर बारिश की बौछार होती है, सारा खुद को शांत करने के लिए चाय बनाने का फैसला करती है। लेकिन जब वह किचन में जाती है, तो जम जाती है। चाय की केतली, जिसे वह स्टोव पर छोड़कर गई थी, अब टेबल पर रखी हुई है, और उसके चारों ओर कप करीने से सजे हुए हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वह उसे उठाने की कोशिश करती है। उसी समय कमरे में एक तेज ठंड फैल जाती है। वह अपनी सांसों को हवा में धुंध के रूप में देख सकती है, और उसके हाथ पैरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, एक दरवाजे के चरमराने की, जो गूंजती हुई सी लगती है। सारा टॉर्च उठाती है और आवाज़ का पीछा करती हुई टावर के आधार तक पहुंचती है। वहां वह देखती है कि भारी मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ है, जबकि उसने उसे पहले बंद किया था। डर से कांपते हुए, लेकिन सच्चाई जानने के लिए, दृढ़ सारा दरवाज़ा बंद करती है और उसे अच्छी तरह से लॉक कर देती है। जब वह उसे धक्का देकर बंद करती है और अपनी सांसें स्थिर करने की कोशिश करती है, तो धीरे से कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? लाइट हाउस का जवाब एक हल्की झपकती रोशनी के साथ आता है, जो पल भर के लिए कमरे को रोशन करती है। उसी पल सारा उसे देखती है, एक धुंधली आकृति जो सर्पिल सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ी है, उसे देख रही है, और फिर वह गायब हो जाती है। अब सारा जानती है कि इससे भागने का कोई फायदा नहीं। जो कुछ भी लाइट हाउस में हो रहा है, वह उससे कुछ कहना चाहता है, और वह इसे जानने के लिए तैयार है। एक ठंडी तूफानी रात, सारा सो नहीं पा रही थी। बाहर हवा गरज रही थी और चट्टानों से टकराती लहरों की आवाज़ लाइट हाउस में गूंज रही थी। वह बिस्तर पर लेटी थी, छत को घूरते हुए, कमरे में घुसी हुई ठंड को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज रात कुछ अलग महसूस हो रहा था।
अंधेरा भारी, जैसे हवा में किसी बुरी घटना का आभास हो। अचानक उसे एक हल्की चरमराहट सुनाई देती है, जैसे कोई गलियारे में चल रहा हो। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह बिस्तर से उठकर चादर को मजबूती से लपेट लेती है। चरमराहट तेज होती जाती है, जैसे आवाज़ पास आ रही हो, और फिर अचानक दरवाजे का हत्था धीरे धीरे घूमने लगता है। वह डर के मारे सन्न रह जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वह झिझकते हुए देखती है। फिर वह उसे देखती है। दरवाजे पर खड़ा एक आदमी, लंबा और हड्डी से बहुत दुबला। उसका चेहरा पीला और खोखला है। उसके कपड़े पुराने, घिसे पिटे और मौसम से बर्बाद हैं, और उसकी आंखें खाली हैं, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। सारा हड़बड़ी में सांस छोड़ते हुए समझ जाती है, यह वही है, थॉमस लाइटहाउस का पुराना कीपर। उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, लेकिन वे एक धीमे फुसफुसाहट की तरह होते हैं, जैसे कोई हवा से बात कर रहा हो। तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए, वह कहता है। उसकी आवाज़ में दर्द छिपा हुआ है। राक्षस, ये दीवारों में अब भी बसा है। सारा की सांस अटक जाती है। राक्षस, वह फुसफुसाती है। तुम क्या कह रहे हो? थॉमस एक धीमे कदम से आगे बढ़ता है। उसका चेहरा दर्द से ट्विस्टेड हो जाता है। मैं इसका कीपर था, वह कहता है। उसकी आवाज़ कांप रही है। मैं नाकाम हो गया। शाप इसे यहाँ बांध कर रखता है, और अब ये किसी को अपनी पकड़ में लेने के लिए इंतज़ार कर रहा है। कोई ऐसा जो वही काम कर सके जो मैंने नहीं किया। सारा अपना सिर झटकते हुए समझने की कोशिश करती है। कौन सा शाप? तुम्हारे साथ क्या हुआ? थॉमस उसे दुख भरी आंखों से देखता है, जैसे वह अपने जीवन का सबसे बुरा पल फिर से जी रहा हो। मैं फंस गया था। राक्षस की इच्छा ने मुझे फंसा लिया। वह सब कुछ नष्ट करना चाहता था, लाइटहाउस को अपना बना लेना चाहता था। लेकिन मैंने संघर्ष किया और मैं हार गया। अब राक्षस पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। अगले इंसान को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए इंतज़ार कर रहा है। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी पकड़ लेगा। जैसे जैसे वह बोलता है, कमरे का तापमान और ठंडा हो जाता है, और उसके आसपास की परछाइयाँ फैलने लगती हैं, जैसे वह जो कह रहा है वह सच में असर डाल रहा हो। सारा कांपते हुए पीछे हटती है, लेकिन उसकी नज़रें थॉमस से हटी नहीं हैं। कृपया, थॉमस फुसफुसाता है। उसकी आवाज़ में बेताबी है। इस जगह को छोड़ दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर जैसे वह आया था, वैसे ही वह गायब हो जाता है। उसकी आकृति धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो जाती है। सारा दहशत में खड़ी रहती है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है, समझ नहीं पा रही कि अभी क्या हुआ। कमरा फिर से शांत हो जाता है, लेकिन ठंड बनी रहती है, जैसे हवा में उसका ही डर कहीं घूम रहा हो। वह जानती है अंदर से कि थॉमस की चेतावनी सिर्फ एक सपना या कल्पना नहीं थी। इस लाइटहाउस में सच में कुछ बुरा है, और अब वह उसे देख रहा है। जैसे जैसे सारा लाइटहाउस के इतिहास में और गहराई से उतरती है, अजीब यादें उभरकर सामने आने लगती हैं। वो यादें जो उसकी अपनी नहीं, बल्कि थॉमस की हैं। कुछ जिंदा चित्रों की झलकियों के माध्यम से वह धीरे धीरे थॉमस की किस्मत का सच जानने लगती है। इन झलकियों में हम थॉमस को कई साल पहले, उसकी गुमशुदगी से पहले, लाइटहाउस के धूल भरे कोनों में घूमते हुए देखते हैं। एक दिन जब वह एक पुरानी स्टोर रूम को साफ कर रहा था, वह एक प्राचीन कलाकृत को खोजता है। एक काले पत्थर की मूर्ति कला, जिस पर अजीब से प्रतीक खुदे हुए होते हैं। उसकी जिज्ञासा उसे इसे अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जैसे ही वह इसे छूता है, लाइटहाउस का माहौल बदल जाता है। एक ठंडी हवा कमरे में समा जाती है और परछाइयाँ गहरी हो जाती हैं, जैसे यह पत्थर कुछ बुरा जगा चुका हो। जो शक्ति उसने मुक्त की थी, उसे नियंत्रित करने के लिए थॉमस ने जो कुछ भी किया, वह सब विफल हो गया। वह राक्षस जो कलाकृतिका के अंदर था, डर से शक्तिशाली हो जाता है। हर प्रयास के साथ वह और भी मजबूत होता जाता है। अपने अंतिम क्षणों में थॉमस समझ जाता है कि राक्षस ने अब लाइटहाउस को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और अब उसका शाप उसके और राक्षस के बीच हमेशा के लिए बंधा हुआ है। आखिरी कोशिश के तौर पर वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है, केवल सारा को चेतावनी छोड़कर। राक्षस वहीं रहता है, फंसा हुआ,
लेकिन इंतजार करता है किसी को इसे मुक्त करने के लिए। एक रात राक्षस आखिरकार प्रकट हो जाता है। इसका रूप एक डरावनी परछाई जैसा होता है जो हवा में मचलती और बल खाती है। कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो जाता है और लाइट हाउस में एक भयानक डर का एहसास भर जाता है। जैसे ही सारा गलियारे में चलती है, तापमान और भी गिर जाता है और लाइट्स बेतहाशा झपकने लगती हैं। एक गहरी घिनौनी गुर्राहट दीवारों से गूंजती है और वह उसे देखती है। काले राक्षसी आंखें जो कमरे के एक कोने से उसे घूर रही होती हैं। राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और उसकी उपस्थिति दम घोंटने वाली होती है। सारा घबराकर लाइट हाउस से बाहर भागने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। राक्षस निरंतर उसका पीछा करता है, उसके पंजे दीवारों से घिसते हुए। जब उसे लगता है कि अब वह पकड़ी जाएगी, तो उसे थॉमस का पुराना जर्नल एक दराज में छुपा हुआ मिलता है। घबराते हुए वह इसे खोलती है और उन पन्नों को पलटती है जो राक्षस और शाप के बारे में थॉमस के नोट से भरे होते हैं। लिखी हुई बातें उसे एक अहम सुराग देती हैं, एक ऐसा अनुष्ठान जो राक्षस को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी बलि की आवश्यकता होती है। सारा जानती है कि अब समय कम है और उसे जल्दी से जल्दी कदम उठाने होंगे, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ती जाती है, राक्षस की गुर्राहट और भी तेज होती जाती है, जैसे वह उसके पास आ रहा हो। वह गहरी सांस लेकर जानती है कि उसकी जिंदगी और लाइट हाउस की रक्षा के लिए यह संघर्ष अब शुरू हो चुका है। सारा आवश्यक सामान इकट्ठा करती है, एक चांदी का आईना, नमक और एक खास जादुई मंत्र। वह अंतिम संघर्ष की तैयारी करती है। वह लाइट हाउस के लैंटर्न रूम में जाती है, जहां राक्षस की उपस्थिति सबसे ज्यादा है। बाहर तूफान गरज रहा है, लेकिन अंदर हवा घने अंधेरे से भरी है। राक्षस प्रकट होता है, उसकी विकृत आकृति कमरे के बीच में मंडराती है। सारा कांपते हाथों से चांदी का आईना फर्श पर रखती है और उसके चारों ओर नमक से एक घेरा बना देती है। राक्षस गरजता है, क्रोधित हो जाता है, लेकिन सारा अपनी जगह पर अडिग रहती है। वह डायरी से मंत्र पढ़ना शुरू करती है। उसकी आवाज़ डर के बावजूद स्थिर होती है। कमरे में कंपन होता है और राक्षस जोर से चीखते हुए अपनी आकृति को बदलता है, आईने की ओर खींचता है। अचानक एक तेज रोशनी के साथ राक्षस आईने में खींच लिया जाता है और एक पल में गायब हो जाता है। लाइट हाउस जोर से हिलता है, जैसे राक्षस के पकड़ से मुक्त होने पर वह प्रतिक्रिया कर रहा हो। लेकिन फिर जैसे जैसे तूफान की गूंज खत्म होती है, एक शांति का माहौल भर जाता है। हवाएं शांत हो जाती हैं और लाइट हाउस फिर से ऊंचा और शांति से खड़ा हो जाता है। सारा राहत की सांस ले ही रही होती है कि थॉमस की आत्मा एक आखिरी बार उसके सामने प्रकट होती है। उसका चेहरा, जो पहले दुख से भरा था, अब आभार से भरा हुआ होता है। धन्यवाद, वह धीरे से कहता है। उसकी आवाज़ मुलायम और गर्म होती है। तुमने हमें सबको मुक्त किया। और फिर उसका रूप धीरे धीरे गायब हो जाता है, हवा में विलीन हो जाता है। सारा को अब सुकून महसूस होता है और वह निर्णय लेती है कि वह यहीं रहेगी। वह लाइट हाउस को फिर से बहाल करेगी, थॉमस की याद को सम्मानित करेगी